साल का रमेश अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। घर पर 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। रमेश के पिता मजदूरी का काम करते थे, जिसमें बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता। एक दिन मजदूरी का काम करते समय रमेश के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। घर पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे के सर से उसके पिता का साया छीनकर तुझे क्या मिला? अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? माँ, तू रो मत, मैं हूँ ना, मैं रखूंगा तेरा ख्याल। घर की जिम्मेदारी अब रमेश पर आ गई थी। रमेश काम की तलाश में मारा मारा फिरने लगता है। साहब, कुछ काम मिलेगा क्या? मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं भाई, कोई काम नहीं है। भैया, कुछ काम मिलेगा क्या? मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। कोई काम नहीं है भाई। रमेश पूरा दिन यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता है। वो एक ढाबे पर पहुँचता है। साहब, कुछ काम मिलेगा? मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बहुत तकलीफ में हूँ साहब, कोई काम दे दो। काम तो है, मगर क्या तू कर लेगा? मैं सारा काम कर लूंगा साहब। ठीक है, तो कल से आ जाना। मुझे ढाबे पर साफ सफाई और बर्तन मांजने के लिए एक लड़का चाहिए, तो तू कल से आ जाइयो। जी शुक्रिया साहब, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। रमेश खुशी खुशी घर जाता है। माँ, मुझे काम मिल गया है। अरे वाह मेरे लाल, तो दिल लगाकर काम करना। अगले दिन रमेश ढाबे पर काम करना शुरू कर देता है। ढाबे का मालिक सुंदर बहुत ही गुस्से वाला था। वो छोटी छोटी बात पर रमेश को डांटता रहता था। अरे नालायक, ये कैसी सफाई हुई है? गंदगी तो वही की वही है, और कहता है सफाई हो गई। चल दोबारा से झाड़ू लगा। जी साहब, अभी लगा देता हूँ। रमेश दिल लगाकर काम करता, लेकिन सुंदर उसे कोई ना कोई बहाना ढूंढकर डांटता रहता। एक दिन रमेश से बर्तन साफ करते समय एक कांच का गिलास टूट गया। नालायक, ये क्या किया तूने? तेरे बाप का माल है क्या जो तोड़ फोड़ कर रहा है? देख कर काम नहीं कर सकता, इतना काम नहीं करता जितना नुकसान कर देता है। तेरे बस का नहीं है कोई काम करना। साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो। ना बाबा ना, मैं अपना और नुकसान नहीं करवा सकता। ये ले अपना आज तक का हिसाब पकड़ और चल निकल यहाँ से। सुंदर रमेश को उसके कुछ दिन किए काम के पैसे देके ढाबे से निकाल देता है। रमेश दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है। माँ मेरे काम मिलने की खबर पर कितना खुश थी। अब उनसे घर जाकर क्या बताऊं कि मुझे काम से निकाल दिया गया। रास्ते में रमेश को एक रेहड़ी पर एक व्यक्ति पराठे बेचता दिखाई देता है। उसके पराठे की खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। उसके पास बहुत भीड़ लगी थी। इसके पराठे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और भीड़ भी बहुत है इसके पास। ये तो पराठे बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता है। क्यों ना इस पैसों से मैं अपना भी ऐसा ही कोई काम खोलूं। घर पहुंचकर रमेश अपनी माँ से पराठे बनाने की विधि पूछता है। अरे आज तुझे क्या हुआ? ढाबे पर पराठे बनाने का काम भी मिल गया क्या? रमेश अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा, तू अपना ही कुछ काम करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तेरे साथ हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू उन्हें भी अपने काम में इस्तेमाल कर ले। मैं तेरे साथ हूँ, मैं पराठे बनाने में तेरी मदद करूँगी। रमेश अगले दिन से ही अपने पराठे की ठेली लगाने की तैयारी में जुट जाता है। रमेश की माँ भी उसका सहयोग करती है और जल्द ही वे लोग शहर के बाजार में ठेली लगाकर पराठे बेचने का काम शुरू कर देते हैं। रमेश की माँ पराठे बनाती और रमेश उन्हें ग्राहकों को परोस देता। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। अब तो उनके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। रमेश के पराठे पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए थे। रमेश की आमदनी अच्छी होने लगी। धीरे धीरे पैसे जोड़कर रमेश ने एक दुकान खरीद ली जिसका नाम था रमेश पराठे वाला। रमेश ने दुकान पर काम करने के लिए नौकर रख लिए। उसके दुकान पर हर प्रकार के पराठे मिलते। आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा आदि। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर पराठे खाने आते। बेटा, तूने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है।
अपनी मेहनत और लगन से तूने बहुत तरक्की की है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे यूं ही तरक्की दे और तू जिंदगी में बहुत आगे जाए। माँ, ये सब मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि तुम मेरे साथ थी। इस दुकान बनने में केवल मेरी ही नहीं, तुम्हारी मेहनत भी है माँ। रमेश और उसकी माँ की मेहनत से उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती। एक बार की बात है, कमलेश और सरिता लखनपुर नाम के एक गांव में रहते थे। कमलेश मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। एक दिन काम करते समय भारी सामान गिरने की वजह से उसे बहुत चोट लग जाती है। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी उसे लेकर घर जाते हैं और तभी अरे ये क्या हो गया रोशनी के बापू, इतनी चोट कैसे लग गई? तभी एक कर्मचारी गांव के डॉक्टर को लेके आता है और उन्हें सारी बातें बताता है। कुछ देर इलाज के बाद डॉक्टर कहते हैं, इनके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये सुनकर सरिता जोर जोर से रोने लगी और उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना पैसा लग जाएगा? लगभग 20 लाख। ये सुनकर सरिता सोच में पड़ जाती है कि इतने पैसे कहाँ से लाएगी। इतने में बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं और अपने पिता को ऐसे देखकर रोने लगते हैं। सरिता उन्हें समझाते हुए, बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सरिता बच्चों को दिलासा देती है और सोचती है, अब घर कैसे चलेगा? थोड़े ही पैसे हैं, उनकी भी दवाई लानी है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है, पर दवाई लाना भी जरूरी है। ऐसा सोचकर वो दवाई लेने बाजार जाती है और रास्ते में ही बाजार लगा होता है। सरिता एक सब्जी वाले को बोलती है, भैया ये सब्जी तो खराब हो गई है, क्या मैं इसे ले लूं? किसने कहा ये सब्जी खराब हो गई है? पैसे हैं तो बोलो, वरना जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आते हैं मुफ्त की सब्जी लेने। सरिता आगे जाती है तो एक और सब्जी वाला होता है। उस सब्जी वाले के पास थोड़े से आलू थे, वो भी खराब थे। वो हिम्मत करके उससे वो आलू मांगती है। उस सब्जी वाले को उस पर दया आती है और वो बोलते हैं, ले लो ये आलू। सरिता आलू लेके उसका बहुत शुक्रिया करती है। सरिता रास्ते में सोचती है, कुछ हरी सब्जी और थोड़े चावल मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। इतने में ही उसके सामने एक थैला आ जाता है और उसमें कुछ अनाज और हरी सब्जी भी होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और सीधे घर पहुंचती है। रोशनी, अमर कहाँ हो? मैं आ गई बाजार से। रोशनी और अमर आते हैं और कहते हैं, माँ, इस थैली में क्या है? बेटा इसमें कुछ चावल और आलू है, वो निकाल लो। माँ देखो ना, सारे आलू तो खराब है, सिर्फ ये एक आलू अच्छा है, पर कुछ अलग सा दिख रहा है। इतना बड़ा तो नहीं होता है आलू। इतने में अमर बोला, माँ, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। काश और आलू होते तो हम आलू के पराठे खा पाते। इतना कहते ही बहुत सारे पराठे सामने आ जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं। सरिता रास्ते में हुई बात बच्चों को बताती है कि मैंने रास्ते में सिर्फ थोड़े चावल और हरी सब्जी का सोचा ही था कि इतने में एक थैला मेरे पास आ गया। कहीं ये जादुई आलू तो नहीं है? बेटा ये जादू सच में नहीं होता है, सिर्फ कहानी में होता है। अगर तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाते तो मैं मानती ये जादू है। इतने में ही कमलेश अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सब हैरान हो जाते हैं। माँ, मैंने कहा था ना कि ये जादुई आलू है। हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। उसके बाद वो सब जादुई आलू से अलग अलग भोजन मंगाते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। वो जादुई आलू की मदद से कमलेश कपड़ा का व्यापार करता है और बहुत जल्द ही एक अमीर आदमी बन जाता है। कुछ समय बाद वो घर, गाड़ी आदि खरीद लेते हैं और गरीब और दुखी लोगों की मदद करते हैं। माँ, हम जादुई आलू से और बहुत कुछ मांग सकते हैं ना? चलो
कुछ और मांगते हैं। हाँ हाँ माँ, चलो कुछ मांगते हैं। सरिता दोनों बच्चों को समझाते हुए बोलती है, बेटा हमारे पास जितना है वो जीवन जीने के लिए काफी है और लालच का कोई अंत नहीं होता है। जितना आएगा हम सोचेंगे थोड़ा और आ जाए, हमें इसी में संतोष करना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। दोनों बच्चों को बात समझ आती है और तभी गांव के कुछ लोग भाग रहे होते हैं। तो कमलेश उन्हें रोक के पूछते हैं, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ बताओ। अगर तुम्हें भी अपनी जान बचानी है तो भागो, गांव के नदी का बांध टूटने वाला है। ये सुनकर सरिता सब समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। वो तुरंत जादुई आलू को बोलती है, तुमने हमारी बहुत मदद की, अब इस गांव की तुम्हारी जरूरत है। तभी जादुई आलू एक बड़े मशीन में बदल जाता है और बांध को टूटने से रोक लेता है। सरिता, आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बच गई। अगर तुम ये मशीन ना चलाती तो ना जाने क्या होता। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो इस जादुई आलू का कमाल है। उस दिन के बाद से गांव में सब उसका सम्मान करने लगते हैं और सरिता उस आलू का बहुत शुक्रिया करती है और बोलती है, जादुई आलू, तुमने हमारी बहुत मदद की, इसलिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अब तुम्हारी जरूरत किसी और जरूरतमंद को है। अब तुम अपनी जगह वापस चले जाओ। ऐसा कहते ही जादुई आलू गायब हो जाता है। वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। संजू ने अपने खेत में गोभी के पौधे लगा दिए। इस साल उसे अच्छी आवक मिलने की पूरी आशा थी। वह पूरी तन्मयता और लगन के साथ खेती करता था। उसके एक पड़ोसी सरयू ने जब उसके खेतों पर नजर डाली तो उसे संजू की तारीफ करनी ही पड़ी। अरे यार संजू, तुम्हारी खेती करने के तरीके को देखकर मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी सब्जी की खेती करूं। एक बात तो पक्की है कि तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सरयू भाई, बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलता। छोटी छोटी चींटियां भी अपना पेट भरने के लिए छोटे छोटे शक्कर के टुकड़े को दिन भर ढाते रहते हैं। हम गरीब किसान भी अपना प्रयास करते रहते हैं। आजकल नील गाय सांड वगैरह का प्रकोप बढ़ गया है, इसीलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। रात में खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। देखो, मैंने तो मचान भी बना ली है, अपने तो रात इस मचान पर बीत जाती है। अरे भाई, तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ पास में जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। भैया, हम भी लाठी लेकर तैयारी में रहते हैं। डर कर घर में बैठने से तो काम होना ही अच्छा है। अरे लगे रहो संजू भाई, हम भी अपने खेतों के रुख के लिए एक आदमी नियुक्त कर देते हैं। आगे भगवान मालिक हैं। संजू के खेतों में गोभी के पौधे कुछ और बड़े हुए। यह देखकर वह बहुत खुश होता है। एक दिन उसे जोरदार बुखार आता है। उसने अपनी पत्नी राधा से खेत पर जाने में असमर्थता जताई। राधा, आज बुखार से बदन टूट रहा है, उठने की हिम्मत नहीं है। मैं काढ़ा बना देती हूँ, पहले कुछ खा लीजिए फिर पी लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। रोज रोज दिन रात परेशान होते हैं, यह रात दिन की परेशानी कितने दिनों तक झेलेंगे? राधा, यही खेती तो हमारे जीने का सहारा है। परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। दवा पीकर खेत पर चला जाऊंगा। खाना खिला देती हूँ और काढ़ा बना देती हूँ, पीकर चुपचाप आराम कीजिए। संजू खा पीकर दवाई लेकर लेटा हुआ था। अचानक उसने लाठी उठाई और खेत पर जाने के लिए खड़ा हुआ। वह जब घर से निकला तो चल नहीं पाया और चक्कर खाकर गिर गया। आवाज सुनकर राधा दौड़ी आई। उसने संजू को सहारा दिया और घर में लाकर खाट पर लिटा दिया। क्या जरूरत थी तपते बुखार में बाहर जाने की? अगर नहीं जाओगे तो क्या आफत आ जाएगी? जो होगा देखा जाएगा। जान है तो जहान है। संजू की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वह कुछ न बोल पाया और चुपचाप सो गया। दूसरे दिन संजू जब अपने खेत देखने पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर ठगा सा रह गया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारी खेती जानवरों ने चरकर साफ कर दी। सरयू भी वहां आ पहुंचा। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ, पूरा खेत साफ कर दिया। मैंने सुना था तुम्हें बहुत जोरों का बुखार आया था,
इसीलिए रात को मचान खाली दिखाई पड़ी थी। मैंने सोचा कि कहीं चले गए होगे। सरयू वहाँ से गया। इतने में गांव का किसान भोला वहाँ आ पहुँचा। शंकु भैया, आज सवेरे मैंने ही सरयू को बहुत डांटा था। उसने आपके खेत में सारे सांडों को हाँक दिया था। मैंने कहा तो उसने उत्तर दिया कि अपना अपना नसीब है, आज इन सांडों को भी अपने नसीब का खा लेने दो। सरयू आपसे बहुत जलता है। संजू दुखी मन से खेत के अंदर जाता है और चारों तरफ नजर दौड़ाता है। उसे एक जगह सफेद चीज चमकती हुई दिखाई देती है। वह पास चला गया तो उसने देखा एक पौधे में गोभी के फूल आ रहे थे। अरे ये क्या, ये तो जैसे चांदी के फूल हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। ये गोभी मेरे खेत में कैसे आ गई? संजू दौड़कर घर गया और अपनी पत्नी राधा को बुलाया। दोनों ने जब देखा तब चांदी का गोभी का फूल बहुत बड़ा हो चुका था। हाय दैया, मैं यह क्या देख रही हूँ? यह तो शुद्ध चांदी है। भगवान ने तो हमारी चांदी कर दी। हे भगवान, एक नुकसान के बदले इतना सब कुछ दे रहे हो। क्या मुझ गरीब की परीक्षा ले रहे हो? अब बहुत हो चुका। मैं खेती में मेहनत करूंगा, आप तो मेरी रक्षा करेंगे, ये पक्का विश्वास हो गया है। उस चांदी की गोभी को लेकर दोनों घर आ गए। वह शुद्ध चांदी थी। उसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे मिले। उन दोनों की खुशी की सीमा नहीं थी। दूसरे दिन जब संजू खेत में पहुंचा तो उसी गोभी के पौधे में से एक और चांदी का फूल देखकर खुशी से पागल हो गया। आसपास के पेड़ पौधे फिर से बड़े हो गए थे। जादुई गोभी ने उनकी जिंदगी बदल दी। संजू ने मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। संजू की माली हालत बहुत अच्छी हो गई। शानदार घर और उसके पास सामान सब कुछ बदल गया था। उसके पड़ोसी सरयू के सीने पर सांप लौटने लगे। उसने संजू की जादुई गोभी का चमत्कार देख लिया था। वह रात में गोभी के खेत में पहुंच गया। उसने चांदी का फूल तोड़ा और चुपचाप उसे लेकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी फूला को बुलाया। अरे फूला, इधर आओ, ये देखो चांदी की गोभी लाया हो। पूरे पगला गए हो? यह तालाब की माटी उठा लाए हो? हमसे चांदी बता रहे हो? अरे जब मैंने इसे तोड़ा तब चांदी था, अब मिट्टी कैसे हो गया? इतने में चांदी की गोभी घर के दरवाजे पर दिखाई पड़ी। उसमें से आवाज आई, मैं सच्ची मेहनती और ईमानदार संजू की गोभी हूँ। चोर और लालची के पास कभी नहीं रहूंगी। अब तुम माटी की गोभी के साथ रहो। मैं संजू के घर चली। इतना कहकर चांदी की गोभी उड़कर संजू के घर पहुँच गई। सरयू और फूला हाथ मलते रह गए।